प्यारे बच्चों, आज हम इकाई 7 में तरल दाब का अध्ययन करने जा रहे हैं। अब हमने तरल एक वर्ड यूज किया। तरल होता क्या है? वो पदार्थ जो बह सकते हैं, वह पदार्थ जो बह सकते हैं तरल कहलाते हैं। ये द्रव और गैस दोनों हो सकते हैं। कुछ द्रव बहुत अच्छे बहते हैं, कुछ कम बहते हैं। जैसे ग्लिसरीन है, वो कम बहता है, लेकिन जो पानी है वो बहता है, गैसें बहती हैं। तो ये कंबाइन नेम आ गया तरल, मतलब संयुक्त नाम हो गया। जो गैसीय पदार्थ और द्रव पदार्थ बहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तरल कहते हैं। दूसरी टर्म आती है प्रणोद, अंग्रेजी में कहते हैं थ्रस्ट। किसी तल के लंबवत कार्य करने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। बल तो लगेगा ही, किसी पृष्ठ पे बल किसी भी दिशा से लग सकता है, लेकिन जो पृष्ठ के लंबवत लग रहा है बल, किसके? जो पृष्ठ के लंबवत बल लग रहा है, उसे क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। इसका मात्रक भी बल का मात्रक होता है। एमकेएस पद्धति में क्या होता है? न्यूटन। और सीजीएस पद्धति में क्या होता है? डाइन। मतलब ये बल है, पर बल कैसा है? पृष्ठ के लंबवत लगने वाला बल। जो पृष्ठ के लंबवत बल लगता है उसे क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं। दाब, दाब क्या होता है? किसी तल के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रणोद को उस तल पर दाब कहते हैं। ध्यान से सुनना, किसी तल के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रणोद को उस तल का दाब कहते हैं। तो दाब क्या हो गया? प्रणोद बटे क्षेत्रफल। इसका मात्रक क्या आ जाएगा? एसआई पद्धति में पास्कल होता है। 1 पास्कल क्या होता है? पास्कल। 1 पास्कल किसके बराबर हुआ? 1 न्यूटन। क्षेत्रफल क्या हुआ? मीटर स्क्वायर। तो पास्कल को हम परिभाषित, इसके अन्य मात्रक भी है, जैसे वायुमंडल है। एक वायुमंडल कितना हो जाएगा? 1.013 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये भी इसके मात्रक है, ऐसे पास्कल में भी लिख सकते हैं। अब दाब क्या है? बल बटे क्षेत्रफल। बल कैसी राशि है? सदिश राशि। क्षेत्रफल कैसी? अदिश राशि। परंतु दाब एक अदिश राशि है। क्यों दाब एक अदिश राशि है? जब स्थिर अवस्था में द्रव पर जो बल लगाया जाता है, तो उस कारण से दाब समान रूप से सभी दिशाओं में संचरित हो जाता है। यदि हम किसी द्रव में एक बल लगाते हैं, तो उस बल लगाने से जो दाब है, जो दाब कार्य करेगा, वो एक समान रूप से सभी दिशाओं में संचरित हो जाता है। सभी दिशाओं में, एक निश्चित दिशा में नहीं जा रहा है। जब कोई निश्चित दिशा नहीं होगी, वो कैसी राशि हो जाएगी? अदिश राशि हो जाएगी। दाब के कुछ उदाहरण की बात करते हैं हम। बैग, आप बच्चे हैं, आप स्कूल बैग ले जाते हैं। स्कूल बैग में अगर जो टांगने वाला पार्ट है, जो फित्ती या जो भी कहते हो आप, तो उसको अगर वो चौड़ा है तो यहां पे कम दाब लगता है, बोझ नहीं लगता। लेकिन अगर हम पतली डोरी वाला बैग लेते हैं और किताबें ज्यादा भर लेते हैं, तो एक ही जगह पर क्या क्षेत्रफल कम हो गया उस डोरी का, और दाब क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा, निशान पड़ जाएगा। यहाँ पे उठाना भी समान मुश्किल हो जाएगा। आपको अगर सब्जी काटने के लिए दी जाती है, तो आप कौन सा चाकू यूज करते हैं? तेज वाला, तेज धार वाला, या खुंडा जिसमें धार नहीं है? क्योंकि जो तेज धार वाला होगा उसका क्षेत्रफल कम होगा, तो दाब क्या हो जाएगा? कम बल पे दाब क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, सब्जी आसानी से कटेगी। और जबकि खुंडा जो होगा उसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा और दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, कटेगी नहीं, समान बल के लिए। सूटकेस के जो हैंडल होते हैं वो चौड़े क्यों बनाए जाते हैं? जिससे उसका क्षेत्रफल बढ़ जाए और हमें कम दाब लगाए। अब जो रेलगाड़ी होती है, ये रेल की पटरियां होती हैं, रेल की पटरियां, इन रेल की पटरियों को स्लीपर लगाए जाते हैं नीचे चौड़े। स्लीपर क्यों चौड़े लगाए जाते हैं? जब रेल की पटरी से रेलगाड़ी गुजरती है तो रेलगाड़ी बहुत दाब उत्पन्न करती है, अगर ये मतलब बल लगाती है नीचे की ओर।
अगर ये क्षेत्रफल स्लीपर का ज्यादा होता है तो पटरियां कम दबती हैं और आसानी से ट्रेन पास हो जाती है। नहीं तो ट्रेन जो पटरियां हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, जमीन में धंस जाएंगी। कील होती है हमारी, ये कील है आपकी, ठीक है। ये नुकीला सिरा है, कौन सा सिरा है, नुकीला सिरा है, और ये चौड़ा सिरा है। तो आप कील को दीवार में लगाते हुए नुकीले सिरे को दीवार पे रखते हैं और चौड़े सिरे पे क्या लगते हैं, बल लगाते हैं, जिससे कील, यहां क्षेत्रफल कम है, दाब बढ़ जाता है और कील आसानी से गड़ जाती है। तो ये कुछ उदाहरण है। जैसे ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, क्यों, उसके चौड़े फीट होते हैं, बहुत चौड़े पंजे होते हैं। चौड़े पंजे होने से क्षेत्रफल बढ़ जाता है और दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए वो रेत में भी आसानी से चल लेता है। तो रेत में भी क्या होता है, आसानी से चल लेता है। बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे आपके जो ट्रैक्टर होते हैं वो खेती का काम करते हैं, पानी वाले भाग में भी जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमें क्या करते हैं, चौड़े टायर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, चौड़े टायर बनाते हैं, जिससे इसका क्या हो जाता है, दाब कम हो जाता है। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब, हमारा ये एक द्रव है, यहां देखने देना, यहां पे दाब की गणना करनी, किस बिंदु पर, एस बिंदु पर। हमने एक त्रिज्या का गोला खींच लिया, इसमें हमने ऊपर तक मिला के इसे बेलनाकार बना दिया। कैसे बना दिया, बेलनाकार बना दिया, बेलनाकार बन गया। ये क्या है, बाकी द्रव भरा हुआ है, जल है, यहां पे जल के भीतर दाब की गणना कर रहे हैं, तो ये एक बेलनाकार आकृति बन गई हमारी। ये काल्पनिक है बेटा, ये जो आकृति है ये काल्पनिक है। ये कितनी गहराई पे है, एच, ये एस बिंदु है जिस पे दाब की गणना करनी है। अब हमने जिस पे दाब की गणना करनी है, किस बिंदु पे, एस बिंदु पे, तो वहां जल के भार की भी तो करेंगे ना। इसका मतलब क्या हुआ, इस क्षेत्रफल पर द्रव द्वारा आरोपित बल इस पर खड़े एच ऊंचाई के बेलनाकार द्रव के स्तंभ के बराबर होगा। अब देखो, इस द्रव स्तंभ का आयतन कितना हो जाएगा, द्रव स्तंभ का आयतन V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इंटू एच। ए इसका क्षेत्रफल है, एच उसकी गहराई है, ठीक है। तो कितना हो गया, V इज इक्वल टू A इंटू एच। अब द्रव का घनत्व हमने कितना लिया, द्रव का घनत्व, एक ही द्रव है रो, तो द्रव का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, द्रव स्तंभ का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, आयतन गुणा घनत्व, M इज इक्वल टू V, आयतन A H रो। दाब क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, मतलब प्रणोद बटे क्षेत्रफल, mg, बल mg हो जाएगा, क्षेत्रफल A हो जाएगा, ये AH रो G अपॉन A, तो दाब का मान क्या आ गया, H रो G। ये सूत्र हो जाता है। ये सूत्र बताता है जैसे जैसे पानी की गहराई बढ़ेगी वहां दाब बढ़ेगा। तो इसके अनुसार, इसके जो किसके नियम है, द्रव दाब के नियम, द्रव दाब के नियम क्या कहते हैं, द्रव दाब के नियम,
जब दाब के नियम क्या कहते हैं? पहला, किसी क्षैतिज तल के प्रत्येक बिंदु पर, यह द्रव भरा हुआ है, किसी क्षैतिज तल के प्रत्येक बिंदु पर दाब क्या होता है? समान होता है। दूसरा, जो दाब है वो गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा, वो घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। तो सीधी सीधी बात है, घनत्व जितना अधिक होगा दाब उतना अधिक होगा। जब वायुमंडलीय दाब किसी तल पे काम करेगा तो हमारा दाब क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब तो काम कर ही रहा है, प्लस एच रो जी। इस सूत्र को यूज करेंगे, जैसे समुद्र तल के अंदर जाते हैं तो इस सूत्र को यूज करेंगे। इसके कुछ उदाहरण है। जो डैम होता है हमारा, वो डैम की दीवार कैसी होती है? ऐसे होती है डैम की दीवार, चौड़ी होती जाती है। क्यों? यहां पे पानी भरा हुआ है ना, तो पानी का दाब गहराई के साथ बढ़ेगा, और दीवार चौड़ी अगर नहीं होगी तो उसके अत्यधिक दाब के कारण दीवार क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। जो बिल्डिंग बनाई जाती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई जाती है, उनकी नींव गहरी और चौड़ी बनाई जाती है, जिससे पृथ्वी पर दाब क्या हो जाए? कम हो जाए। क्यों? जितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग होगी उतना दाब ज्यादा बढ़ेगा। अगर आप नहीं बनाएंगे ऐसी बिल्डिंग जिसमें नींव गहरी नहीं होगी और चौड़ी नहीं होगी, तो बिल्डिंग धंस जाएगी। जो गोताखोर होते हैं, जिसे स्विमर्स कहते हैं, वो क्या करते हैं? पानी के अंदर जब जाते हैं तो एक स्पेशल स्विम सूट पहनते हैं, एक स्पेशल स्विम सूट पहनते हैं, क्योंकि जब पानी के भीतर हम जाते हैं तो पानी के भीतर जाने पे दाब क्या होता है? बढ़ता है, लगातार दाब बढ़ता है। और दाब बढ़ने से क्या होता है? हमारे जो प्रेशर आता है चेस्ट पे, बॉडी पे, वो सहन नहीं कर पाती, हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट प्रॉब्लम या सीज कर जाता है। तो उस चीज से बचने के लिए स्पेशल स्विम सूट पहनते हैं। वो इस तरह सा इस मटेरियल का होता है कि वो दाब सहन कर सकता है। जो भारी बोझ ले जाने के लिए ट्रैक्टर होते हैं, मैंने पहले भी बताया, उनके टायर चौड़े बनाए जाते हैं। जो टायर चौड़े होने से क्षेत्रफल बढ़ जाता है और दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ये कुछ उदाहरण हैं जिसमें हमने बताने लग रहे हैं कि दाब जो है किसके अनुक्रमानुपाती है? एच मतलब गहराई के अनुक्रमानुपाती है, घनत्व के अनुक्रमानुपाती है। अगर हम समुद्र के भीतर जाने लग रहे हैं तो दाब क्या हो जाएगा? P = P0 + H ρg हो जाएगा। अगर हम अब बात करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण नियम की, जो उसका बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, वो नियम है पास्कल का नियम। किस चीज का नियम है? पास्कल का नियम। पास्कल का नियम क्या कहता है? अगर हम किसी द्रव के किसी भाग पर क्या लगा रहे हैं? दाब लगा रहे हैं। क्या कहते हैं? अगर हम बर्तन में रखे किसी द्रव के किसी भाग पर दाब लगाते हैं तो द्रव सभी दिशाओं में एक समान रूप से संचरित हो जाता है। तो द्रव क्या होता है? हम द्रव के किसी भी भाग पर दाब लगाएं। एक बर्तन है, बर्तन के भीतर द्रव भरा हुआ है, हम उसके द्रव के भीतर किसी भी बिंदु पर दाब लगाते हैं तो वो द्रव जो होता है एक समान रूप से सभी दिशाओं में क्या हो जाता है? संचित हो जाता है। इस नियम को क्या कहते हैं? पास्कल का नियम कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं? पास्कल का नियम। पास्कल का नियम समझते हैं इसे कैसे? ये देखो, हमने एक बर्तन लिया, इसमें पिस्टन लगा रखा है। दाब लगाने के लिए हमने क्या लगा दिया? पिस्टन लगा रखा। ठीक है, यहां पे एक वो जोड़ रखी है, फिर यहां पे एक वो जोड़ रखी है। ये अलग अलग गहराइयों पे अलग अलग पाइपें क्या रखी है? जोड़ रखी है। कैसी? ऊर्ध्वाधर पाइपें। अगर मैं इस पिस्टन पे दाब लगाऊंगा, मैंने दाब लगाया, ये जो द्रव भरा हुआ था मैंने रंगीन द्रव भर रखा है। कैसा भर रखा है? रंगीन द्रव। अगर मैंने दाब बढ़ाया तो जितनी भी ये पाइपें हैं सब में एक समान ऊंचाई तक द्रव भरेगा। ये नहीं कि ये ज्यादा लंबी है तो इसमें ज्यादा होगा ना, एक समान ऊंचाई तक द्रव भरेगा। मतलब इसका मतलब पास्कल का नियम क्या कहता है? किसी बर्तन में रखे द्रव की किसी भी भाग पर अगर दाब लगाया जाता है बिना छुए, बिना क्षय हुए, मतलब कोई क्षय नहीं हो रहा है, बिना क्षय हुए, तो द्रव सभी दिशाओं में समान रूप से क्या हो जाता है? संचित हो जाता है। हमारा एक बर्तन था, इस बर्तन में एक पिस्टन लगा हुआ है, यहां पे 3-4 पाइपें जोड़ रखी हैं हमने, ऊर्ध्वाधर पाइप, पतली पाइपें।
जब हमने दाब लगाया पिस्टन पे तो दाब द्रव पे लगा, ये द्रव पर दाब सभी दिशाओं में संचित हो गया, क्योंकि कुछ भाग तो बंद है, ये भाग खुले, तो इस भाग से द्रव सभी में एक समान रूप से संचित होने के कारण एक समान ऊंचाई इन्होंने ले ली, तो ये पास्कल का नियम है। तो पास्कल के नियम में अगर दो बिंदुओं पे बात करते हैं तो दाब क्या होता है, P1 इज इक्वल टू P2, दाब बराबर होता है तो F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। तो इस नियम को हम यूज करेंगे। हम इसका अनुप्रयोग जो करते हैं वो किसमें करते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट में। किसमें, हाइड्रोलिक लिफ्ट में। कैसे करते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट में? हाइड्रोलिक होती क्या है, आपने देखा होगा जब हम गाड़ी को वॉश कराने जाते हैं, सर्विस करवाने जाते हैं, तो गाड़ी को एक प्लेटफॉर्म पे चढ़ा देते हैं, और प्लेटफॉर्म को चढ़ाने के बाद एक बंदा उधर जाता है, एक लीवर होता है, वो लीवर को दबाता है और प्लेटफॉर्म ऊपर उठने लगता है। ये भी पास्कल के नियम पे है बेटा। किस पे, पास्कल के नियम पे। देखो यहां आपने यूं पाइप जोड़ रखी है, यहां पे आपने एक प्लेटफॉर्म बना रखा है, यहां पे आपने एक गाड़ी खड़ी कर रखी है, यहां पर जो पिस्टन लगा हुआ है आप उस पर बल लगा रहे हैं F1, इसका क्षेत्रफल कितना है, A1। बाकी सब भाग बंद है, बाकी सब भाग बंद है। कौन सा भाग खुला है, केवल ये वाला। तो इस पे बल F2 ऊपर की ओर लगता है, दाब के कारण इसका क्षेत्रफल A2 है, और ये ऊपर की ओर उड़ जाता है। देखो ना, आपने यहां से दाब लगाया नीचे की ओर, बल लगाया नीचे की ओर, लीवर दबाया या कुछ भी है, इसे क्या कहेंगे, लगाया गया बल, लगाया गया बल। क्षेत्रफल कम है इसका, तो दाब उत्पन्न हुआ, कितना दाब उत्पन्न हुआ, P1 इज इक्वल टू F1 अपॉन A1। अब ये दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचित होगा, पर कोई भाग खुला नहीं है। कौन सा भाग खुला है, ये वाला भाग खुला है, ये प्लेटफॉर्म ऊपर उठ सकता है, ये प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है, ऊपर उठ सकता है। तो इस पे जो दाब लगा वो दाब कितना लगा, P2 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। तो यहां पे पास्कल के नियम से P1 इज इक्वल टू P2 है, तो F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2, और F2 की गणना करनी है तो क्या हो जाएगा, F2 F1 अपॉन A1 A2। इसी पे इस तरह से हम बड़ी बड़ी गाड़ियों को, भारी भारी गाड़ियों को आसानी से ऊपर उठा लेते हैं और वॉश कर लेते हैं। आपने एक चीज देखी होगी, एक चीज पे लिखा होता है पावर ब्रेक, कीप डिस्टेंस, गाड़ियों के पीछे लिखा होता है पावर ब्रेक कीप डिस्टेंस। वो कौन सी होती है, उन्हें क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक कहते हैं। कौन सी ब्रेक कहते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक कहते हैं। इन हाइड्रोलिक ब्रेक में होता क्या है, इन हाइड्रोलिक ब्रेक में क्या होता है, हम एक तेल भर के रखते हैं जहां पूरे सिस्टम में, जिसे ब्रेक ऑयल कहते हैं। ये ब्रेक ऑयल काफी कॉस्टली होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक। जब हम ब्रेक लगाते हैं, आजकल पुरानी गाड़ियों में तो खैर इतनी अच्छी ब्रेक्स नहीं होती थी, अब जहां गाड़ी ब्रेक लगाते हैं गाड़ी वहीं की वहीं जाम हो जाती है। पावर ब्रेक जिसे कह रहे हैं, ये पावर ब्रेक होती कैसे है, यहां पे एक मास्टर सिलेंडर है, यहां पे क्या है, एक मास्टर सिलेंडर है, और यहां पे क्या लगा हुआ है, पिस्टन। यहां पे एक लीवर लगा दिया हमने, यहां पे एक लीवर लगा दिया, इस लीवर से हमने क्या कनेक्ट कर दिया, एक पैडल कनेक्ट कर दिया जिसपे हम ब्रेक लगा सकते हैं। ये पैडल है और ये क्या है, हमारा लीवर। ये मास्टर सिलेंडर है, इसे क्या कहते हैं, मास्टर सिलेंडर। और ये क्या आपका पिस्टन। यही चारों टायरों में जा रहा है, किसमें जा रहा है,
चारों टायरों में। तो अब दूसरे पहियों में जा रहा हम, एक पहिए की बात करेंगे, इस एक पहिए में क्या क्या होगा आपको समझाते हैं। ये पहिया है हमारा साहब, ठीक है। ये जो ब्रेक जाती है ये कैसे जाती है, यहां पे भी एक सिलेंडर होता है, इस सिलेंडर में भी पिस्टन लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, पिस्टन लगे होते हैं। ये इस तरह से बंद होते हैं। यहां पे इसके साथ क्या चीज होती है आपकी, ब्रेक शूज। इस पे क्या होता है, आपका लेदर कवर चढ़ा होता है। आजकल तो डिस्क ब्रेक आ गई। जब आप ये पिस्टन P1 हो गया, ये P2 हो गया, ये सिलेंडर हो गया C, ठीक है, ये स्प्रिंग S1 और ये S2, और यहां पे क्या होता है, स्प्रिंग से जुड़ा होता है। कैसे जुड़ा होता है ये एक दूसरे से, स्प्रिंग से। अब पूरे में तरल भरा हुआ है, जिसे ब्रेक ऑयल कहते हैं। अब आपने पैडल को दबाया, पैडल को दबाया तो पिस्टन अंदर की ओर आया, पिस्टन अंदर को आया तो इसने तरल को विस्थापित कर दिया, जो ब्रेक ऑयल है उसे विस्थापित कर दिया। अब पास्कल के नियम से यह सभी दिशाओं में एक समान रूप से संचित होगा, सभी पहियों में गया। इस पहिए में जब अंदर आया तो इसने इन दो पिस्टनों को बाहर की ओर फेंका। जब अंदर को ज्यादा तरल आएगा और ये पार्ट मूवेबल है, ये पिस्टन है, ये बाहर की ओर जाएंगे। जब बाहर की ओर जाएंगे तो इनसे क्या कनेक्टेड है, स्प्रिंग से कनेक्टेड क्या है, ब्रेक शूज। ये ब्रेक शूज क्या होंगे, ड्रम से चिपक जाएंगे, और जब ड्रम से चिपक जाएंगे तो गाड़ी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, घर्षण बल आ गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो यूज करते हैं क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक, तो गाड़ियों को वहीं की वहीं जाम कर देते हैं और दिक्कत नहीं आती है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, पास्कल के नियम का गुरुत्व प्रभाव। गुरुत्व क्या होता है, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण का कार्य कर रही है, पृथ्वी हमारे हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तो ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, तरल दाब का। क्या करने जा रहे हैं हम, अब पास्कल के नियम पर गुरुत्व का प्रभाव, के नियम पर गुरुत्व का प्रभाव। अभी हमने एक डेरिवेशन ड्राइव किया था, अब हम एक कंटेनर ले रहे हैं। पहले ये हमने कंटेनर ले लिया, यहां लिक्विड भर दिया, यहां पे दो बिंदु ऐसे हैं जहां जिनके बीच में हमें दाब अंतर की गणना करनी है, ये S1 और ये S2। यहां पे बल कैसे लगेगा, यहां पे बल कैसे लगेगा, नीचे की ओर। यहां पे बल कैसे लगेगा, ऊपर की ओर। और वस्तु का भार W कैसे काम करेगा, नीचे की ओर। इन दोनों के बीच की ऊंचाई का अंतर कितना है, h है। ये क्षेत्रफल कितना है, a है। ये पूरा तरल भरा हुआ है। हमने एक बर्तन में द्रव भर रखा है और उस द्रव के भीतर हमने दो बिंदु ले रखे हैं, ये S1 बिंदु है और ये S2 बिंदु है। इनके बीच में हमें दाबांतर की गणना करनी है और हमने इसके इन दोनों बिंदुओं के बीच में काल्पनिक विलयन की कल्पना करी, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, a है। अब काल्पनिक पृष्ठ के द्रव का भार, काल्पनिक पृष्ठ के द्रव का भार क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू mg। मास क्या होगा, v रो जी, आयतन है, v क्या हो जाएगा, ah रो जी। v क्या हो जाएगा, ah, आयतन क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ah रो जी, भारी आ गया। अब जो बल लग रहा है F1, वो F1 किसके बराबर होगा, P1A के, दाब भी तो लगेगा। और F2 बल किसके बराबर होगा, P2A के। अब इन्हें दिशा देखते हैं, ये दाब नीचे की ओर काम कर रहा है, ये दाब ऊपर की ओर काम करने लग रहा। तो इसका मतलब हमारे पास समीकरण में क्या हुआ,
अगर हम संतुलित बात करते हैं F1 प्लस W2 इज इक्वल टू F2, या अगर हम संतुलन की बात करते हैं तो इसे यूं कर दें 0, क्योंकि F1 और W की दिशा एक है और F2 ऊपर की ओर कार्य कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा F1 माइनस F2 इज इक्वल टू W। F1 नहीं, सॉरी, W यहां रहेगा, F2 उधर चला जाएगा, F2 माइनस F1, क्योंकि W पॉजिटिव है। तो W कितना हो गया अब AH रो जी, और ये क्या हो गया F2 P2A माइनस P1A। AH रो जी, A कॉमन आ गया, P2 माइनस P1, तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू H रो जी। अगर ये दो बिंदुओं के बीच में दाबांतर का अंतर नहीं होगा, गुरुत्व प्रभाव, अगर गुरुत्व प्रभाव नहीं होगा, गुरुत्व प्रभाव की अनुपस्थिति में, किसके, गुरुत्व प्रभाव की अनुपस्थिति में, तो P2 माइनस P1 0 के बराबर हो जाएगा, तो P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा। हर जगह दाब क्या होगा, समान होगा। तो गुरुत्वीय प्रभाव भी एक कारण होता है जिसके कारण दाबांतर होता है। अगर गुरुत्व प्रभाव नहीं होगा तो दाबांतर नहीं होगा। तो ये पास्कल का नियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। इसकी जो हाइड्रोलिक लिफ्ट हमने बताई, हाइड्रोलिक ब्रेक बताई आपको, और पास्कल के गुरुत्व प्रभाव बताया। ये गुरुत्व प्रभाव ये जो दाबांतर उत्पन्न करता है द्रव के भीतर, अगर ये गुरुत्व प्रभाव ना हो, जी ना हो, तो दाबांतर नहीं होगा। तो गुरुत्व प्रभाव किसके कारण क्या हो रहा है, दाबांतर हो रहा है। गुरुत्व प्रभाव हट जाएगा, दाबांतर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। हर बिंदु पर दाब क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। बच्चों, अगर मेरा साधारण सरल भाषा जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूं पढ़ाने की, अगर आपको अच्छी लग रही है तो बेटे मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको इसी तरह साधारण और सरल भाषा में पूरे सिलेबस की वीडियो उपलब्ध होती रहेंगी। धन्यवाद।